हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी मौज में होंगे एंड मस्त होंगे। दोस्तों काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं वीडियो के माध्यम से, बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ठीक, देखो हम एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम आप सभी जानते ही हो, A to Z इंग्लिश फॉर ऑल। मीन्स ये कोर्स फिलहाल सभी के लिए है, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड का बच्चा हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप। ठीक, इस कोर्स का पर्पज़ क्या है, हमने क्यों इसको मॉड्यूल करा, इसमें कौन कौन से मॉड्यूल हैं और क्या क्या सिलेबस कवर करेंगे, क्या क्या इसका मकसद है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। और आपको पहले से ही बताया जा चुका है, शायद आप ग्रुप में होंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, बट फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि ये पहला लेक्चर है तो क्यों ना इसमें हल्का सा इंट्रोडक्शन हो जाए कोर्स के बारे में, ताकि चीज़ें काफ़ी आसान हो जाए आपके लिए पढ़ना, हमारे लिए पढ़ाना भी। तो वो सिंपल सी बात है, अगर आप पढ़ने चाहते हो और हम पढ़ाना चाहते हैं तो क्या चीज़ हम कवर करने वाले हैं, किस किस चीज़ को कैसे देखेंगे, उन सब के बारे में पहले आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि थोड़ा सा आप पहले से ही प्रिपेयर रहिए और आप हमसे अच्छे खासे डाउट पूछ सकें, चीज़ें अच्छे तरह समझ में आए। इसलिए सिलेबस क्या है उसको आज डील करना ज़रूरी है। ठीक, साथ ही साथ इसके माध्यम थोड़ा आपका मेरा इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कई सालों से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बट फिर भी दे हैव गॉट सम प्रॉब्लम इन इंग्लिश, उन्हें इंग्लिश में दिक्कत होती रहती है। तो इसका मतलब या तो हमें ढंग से पढ़ा नहीं या पढ़ाया नहीं गया। फिर साथ ही साथ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो शायद फर्स्ट टाइम मुझसे इंट्रोडक्शन हो रहा हो इस वीडियो के माध्यम से। कोई नहीं, चाहे फर्स्ट टाइम देख रहे हो चाहे पहले पढ़े हुए हो, कोई दिक्कत नहीं, ये सभी के लिए होगा। एक बात साफ कह दूं, नो रश नो हर्ष, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ सीखेंगे, बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस तक, बेसिक से लेकर एडवांस तक। बात समझ में आ रही है? अब कहता ना कि आप पढ़ते बहुत हो समझते कम हो, दुनिया पढ़ाती बहुत है समझाती कम है। तो वही काम करना है, आपको पढ़ना बंद करना है और समझना स्टार्ट करना है। और मैं पढ़ाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, समझाने पर ज़्यादा हमारा फोकस होगा और आपका अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि रीडिंग पर और स्टडी पर। बात क्लियर? तो मेरा ऐसा मानना क्यों ना, चलो ठीक है, आइए आज की जो पहला लेक्चर है इसके अंदर थोड़ा इसका सिलेबस क्या है डील कर लेते हैं और कल से आपका सिलेबस पूरा स्टार्ट कर देंगे। साथ ही साथ एक दो क्वेश्चन पूछे गए आपसे व्हाट्सएप पे, उसको भी हम डील करेंगे, उनका आंसर का बताएंगे। और इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या मेरा एंगल है, मैं किस एंगल से देखता हूँ, और क्या राइट एंगल है, उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में वीडियो के कुछ हम ग्रामर क्वेश्चन लेंगे और आपको चीज़ें सिखाऊंगा कि अगर आप मेरे साथ 2-3 महीने बिताने वाले हो इस वीडियो के माध्यम से, तो हम कैसे चीज़ों को पढ़ेंगे, कैसे देखेंगे, और वही एक आपको बेटर एंगल देगा इंग्लिश को देखने का। ठीक है, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। हाँ, एक बात साफ कर दूँ, पहला लेक्चर है, मैंने जानबूझकर इस लेक्चर को रिकॉर्डेड फॉर्म में रखा है। रीज़न क्या है, ताकि आपका जो टाइम है और जो मेरा टाइम है वो सेव हो जाए। बात समझ रहे हो? लाइव क्लास में थोड़ा टाइम कुछ ज़्यादा कंज्यूम होता है, कंटेंट हम कम डील कर पाते हैं। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि शुरू की कुछ वीडियोस आएंगी, अभी शायद आगे पॉसिबल है कि आगे भी कुछ वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में आएंगी, ताकि आपका भी टाइम सेव हो जाए और मेरा टाइम भी सेव हो जाए। ठीक है, और जब मुझे लगेगा ठीक है जी अब आपका बेस अच्छा खासा तैयार हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लाइव सेशन स्टार्ट कर लेंगे। तो आइए आज जरा डिस्कस करते हैं सिलेबस क्या है। देखो, कोई सा भी एग्जाम हो, आप फिलहाल कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, उसमें इंग्लिश को बेसिकली क्या हुआ है, 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है उस एग्जाम के अंदर। अब वो 3 ग्रुप कौन से हैं समझिए। सबसे जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें आते हैं ग्रामर, कि जो इंग्लिश के 3 पार्ट हैं, सबसे पहला पार्ट क्या है, ग्रामर है। दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है वोकैबुलरी, इसके बारे में सभी आप जानते ही होंगे, पहले से ही परिचित होंगे। तीसरा जो पार्ट कहलाता है वो कहलाता है रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन। चलिए, ये बेसिकली इंग्लिश को 3 पार्ट मान लीजिए या फिर 3 सेगमेंट मान लीजिए। ठीक है ना, कि अगर आप इंग्लिश में दुरुस्त होना चाहते हो तो सबसे पहले आपकी कमांड होनी चाहिए ग्रामर पर, फिर कमांड होनी चाहिए वोकैब पर, और साथ ही साथ कमांड होनी चाहिए किस पे, कॉम्प्रहेंशन पर। अब हम भी इन सब चीज़ों पर काम करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा इस चीज़ को और ईजी करने के लिए मैंने सिलेबस को पहले ही डिवाइड कर दिया है। डिवाइड क्या करा है जरा समझ लेना, कि वोकैबुलरी को लेकर बच्चे अक्सर परेशान होते हैं कैसे याद करें वर्ड मीनिंग। भाई देखो, इसके लिए कुछ मुझे अलग से स्टार्ट करना पड़ेगा, कोई सीरीज या कुछ तरीका निकालना पड़ेगा। जब तक मैं स्टार्ट नहीं करता तब तक यही बेहतर है कि आप खुद ही इसको पढ़ते रहिए किसी भी किताब में से। ठीक, वोकैबुलरी आपकी दुरुस्त हो जाएगी, ग्रामर आपकी दुरुस्त हो जाएगी, दोनों चीज़ दुरुस्त होने के बाद देन कॉम्प्रहेंशन ऑटोमेटिकली आपकी दुरुस्त हो जाएगी। बट फिर भी आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ हम यहाँ करेंगे, जिसमें आपका PQRS वो डिस्कस करेंगे, जंबल सेंटेंसेस उसको भी डिस्कस करेंगे, और एक काफ़ी अच्छा कंसेप्ट जो अक्सर हर बच्चों को डाउट होता है जिसमें, वो होता है क्लोज टेस्ट।
इसको भी लेंगे जरा हम। फिर न्यूज़पेपर एडिटोरियल एंड रीडिंग वगैरह सब कुछ देखेंगे। तो कुल मिला के फिलहाल ये बाद का काम है, ठीक है ना। अभी प्राइमरी फोकस जो हमारा है वो है ग्रामर पे, कि इसको कैसे दुरुस्त करें ताकि आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, इंग्लिश को देखने का, बोलने का, लिखने का थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, देन पढ़ने पढ़ाने में काफ़ी मजा आने वाला है। तो अभी जो हमारा प्राइमरी फोकस होगा वो होगा ग्रामर पे। अब मैंने करा क्या है, आपका जो कोर्स है ना इंग्लिश को, इसको 5 सेगमेंट में बांटा है मैंने। 5 सेगमेंट कौन कौन सा देखिए। बात कर ले ग्रामर, तो मैंने इसको 3 सेगमेंट दिए हैं, या ऐसे बोलिए 3 मॉड्यूल्स दिए हैं। अब तीनों मॉड्यूल्स कौन से हैं देखिए। सबसे पहले बात है ट्रांसलेशन एंड प्रैक्टिकल यूसेज। ये पहला सेगमेंट है कि ग्रामर को डील करेंगे हम, तो 3 टुकड़ों में बांध लीजिए, अभी 3 तरह के कोर्सेस में डील करेंगे। सबसे पहला क्या है, ट्रांसलेशन एंड प्रैक्टिकल यूसेज। दूसरा क्या है, दूसरा है इंग्लिश फॉर कंपटीशन, कि जो भी आपके कंपटीशन होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें जो इंग्लिश आती है उसको भी हम डील करेंगे। और तीसरी बात कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो फिलहाल मेरा खासकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो है इंग्लिश फॉर टीचर्स, कि टीचर्स के लिए इंग्लिश क्या है। देखो इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं पहले मैं, कि हम एक बीच में कोर्स बना रहे थे ओनली फॉर इंग्लिश टीचर्स, तो केवल वही लोग अलाउ थे जो इंग्लिश को पढ़ाते हैं, ठीक, मतलब जो ऑलरेडी टीचर्स हैं। तो उनके लिए प्रोग्राम था, काफ़ी एडवांस था, बट बाय डिफ़ॉल्ट या अनफॉर्चुनेटली हम कैसे भी इसको स्टार्ट नहीं कर पाए, कोरोना की वजह से और कुछ और भी रीजन थे। तो मैंने क्या करा है, फिलहाल अब जो हमने A to Z कोर्स लॉन्च करा है इसके अंदर मैंने इसको भी शामिल कर दिया है। हाँ एक बात साफ कह दूँ, इंग्लिश फॉर टीचर जो है बेटा काफ़ी एक्सक्लूसिव कंटेंट है, एक्सक्लूसिव हमारा प्रोग्राम है ये। इसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, तो ये क्लासेस डेली नहीं होंगी, ये फिलहाल शायद हफ्ते में 1 दिन, मतलब वीक में 1 डे या मंथ में 2 डेज क्लास आपकी होंगी। क्योंकि इसको समझने के लिए कहते हैं कि आपको थोड़ा पका होना चाहिए, माइंड हल्का सा पका हुआ हो। बेसिक बात अगर आपको पता नहीं है और थोड़ा अच्छी खासी नॉलेज नहीं है इंग्लिश पे, कमांड नहीं है, फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। फिर वही बात, भैंस के आगे बिन में जाना, क्या फ़ायदा। तो इसलिए इसके जो लेक्चर होंगे ये वो वीक में 1 लेक्चर या मंथ में 2 लेक्चर्स कुछ इस तरीके से होंगे। हाँ जब भी होंगे डोंट वरी, पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ताकि उस ना तसल्ली से हाफ मतलब 1.5-2 घंटे के लिए बैठिए खाली होके, क्योंकि इसका जो भी लेक्चर होगा वो 1.5 आवर कम से कम होगा, कम से कम 1.5 घंटे का एक लेक्चर होगा। बात क्लियर। आगे आते हैं भाई, ट्रांसलेशन एंड प्रैक्टिकल यूसेज। आप में से बहुत सारे बच्चों को कमेंट आए व्हाट्सएप पे कि हाँ कुछ ट्रांसलेशन को लेकर भी कुछ करिए। तो देखिए हम ट्रांसलेशन को भी इसमें डील करेंगे। अब हो सकता है शायद मैं ट्रांसलेशन के लिए अलग से कोई सीरीज चलाऊं, ठीक, या फिर इसके अंदर ही शामिल कर दिया जाए, वो मैं देखूंगा कि मंडे टू फ्राइडे जो क्लासेस होंगी उनके अंदर ही ट्रांसलेशन पढ़ाया जाए या अलग से कोई सीरीज स्टार्ट की जाए, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अभी जो हमारा प्राइमरी फोकस है वो इस पर है कि इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिशन होता क्या है। देखो इस पर फोकस क्यों कर रखा है, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर हम इंग्लिश के हर एक एस्पेक्ट्स को, हर एक पहलू को देख लेंगे, शुरू से लेकर जीरो से लेकर एडवांस तक हम इंग्लिश को डील कर लेंगे। फिर बात रहेगी ट्रांसलेशन प्रैक्टिकल यूसेज हम स्टार्ट करेंगे, तो वो इंग्लिश को देखने का थोड़ा जो आपका एंगल है ना, उसको विजन है उसको ब्रॉड कर देगा। और लास्ट में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि लाइक इंग्लिश को नया एंगल देने के लिए आपको थोड़ा ये प्रोग्राम भी अटेंड करना पड़ेगा। तो कुल मिला के मैंने ग्रामर को 3 सेगमेंट में बांट दिया कि ग्रामर पढ़ेंगे हम इस कोर्स के अंदर, एक ट्रांसलेशन एंड प्रैक्टिकल यूसेज के सीरीज के अंदर, एक इंग्लिश फॉर कंपटीशन के अंदर, और इंग्लिश फॉर टीचर्स प्रोग्राम जो हमारा है इसके अंदर। फिलहाल इसकी जो क्लास होगी वीक में 1 दिन या मंथ में 2 डेज। ट्रांसलेशन वाली शायद ऐसा हो सकता है कि मैं आपके 3 डेज या 5 डेज लूँ वीक में अलग टाइम पर। और इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिशन फिलहाल डेली चलेगी मंडे टू फ्राइडे, ठीक। सैटरडे संडे थोड़ा टाइम चाहिए मुझे, उसमें कुछ स्पेशल क्लासेस आपकी होंगी, लेकिन ये क्लासेस बन रहेंगी। बात क्लियर है। इसके अलावा फिर आपका वोकैबुलरी पार्ट बच गया और साथ ही साथ कॉम्प्रहेंशन। इन पे अभी फिलहाल कुछ दिन के लिए आप खुद ही काम कीजिए, बट बीच बीच में जल्दी हम स्टार्ट करेंगे, देन हम आपको सारा काम करवाएंगे। आई होप यहाँ तक सारा कुछ क्लियर होगा। तो अब जो हमारा प्राइमरी फोकस है ना वो है इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिशन, इसको पढ़ेंगे, जिसकी शुरुआत आज से ही कर दूंगा मैं। और जो मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, पहले उनका आंसर दिया जाएगा, साथ ही साथ इंग्लिश को देखने का क्या एंगल है वो बताया जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है इसको डीपली समझ लेना कि इंग्लिश फॉर कंपटीशन आखिर में है क्या। अब मैंने इसको भी 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, इस सिलेबस को भी। क्या ग्रुप है आइए देख लेते हैं।
देखो, अगर हम बात कर ले भाई कि इंग्लिश फॉर कंपटीशन हमें सिलेबस डील करना हो कि ठीक है कंपटीशन के लिए इंग्लिश पढ़नी हो, तो मैंने क्या करा है इसमें, चीज़ें काफ़ी आसान हो आपके लिए, इसलिए इसके अंदर मैंने दो मतलब ग्रुप या दो मॉड्यूल तैयार कर दिए। नंबर फर्स्ट वो कहलाता है फंडामेंटल्स, कि सबसे पहली बात हम फंडामेंटल्स को डील करेंगे। अब देखो फंडामेंटल्स क्या है, बाय वर्ड बाय नेम आप समझ गए, बेसिक बातें खड़ी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब नींव ही कमजोर है तो पूरा लेंटर नीचे आ जाएगा, बात समझ रहे हो। कुल मिलाकर आपका बेस अच्छा है तो आप कितने भी एडवांस कहीं पे भी कैसे भी इंग्लिश सीखिए समझ में आएगा। बेस ही हिला हुआ है तो वही बात है, समझ में कुछ नहीं आने वाला। फिर वही है, हाथों से मछली पकड़ रहे हो, हाथ में कुछ नहीं आ रहा, ठीक। तो फंडामेंटल पहले हम डील करेंगे। अब जो ये फंडामेंटल सिलेबस है, कम से कम ये मान लीजिए कि 12 से 15 दिन का सिलेबस है, 12 to 15 डेज पक्का जाएगा। 12 से 15 दिन का सिलेबस है और ये फंडामेंटल किसका है, ये फंडामेंटल इंग्लिश का है। एक बात समझना, फंडामेंटल का मतलब बेसिक बातें। मान लो हमने टेंस पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो टेंस का फंडामेंटल होगा, वर्ब पढ़ना स्टार्ट करा वर्ब का फंडामेंटल होगा, मॉडल पढ़ना स्टार्ट करा तो मॉडल के भी फंडामेंटल होंगे। जब भी जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर के कम से कम 2 दिन उस चैप्टर के फंडामेंटल चलेंगे, वो अलग है। इसके अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं फिलहाल, ये वो फंडामेंटल जो पूरे इंग्लिश को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए जरूरी है। बात समझ रहे हो, हम उसको डील करेंगे। इसमें क्या क्या सिलेबस आएगा आपको देखिए। सबसे पहली बात, इसमें हम शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट वर्सेस प्रेडिकेट से, कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट वर्सेस ऑब्जेक्ट, कि प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है। फिर हम बात करेंगे फ्रेजेस वर्सेस क्लोजेस, कि फ्रेज और क्लोज में डिफरेंस क्या है। देन इसे मैंने एक सिलेबस, एक चैप्टर आपको और इंक्लूड कर रखा है, वो है सेंटेंसेस एंड देयर टाइप्स, कि सेंटेंस क्या होते हैं साथ में उनके टाइप्स क्या होते हैं। ये देखो सिलेबस ऐसा है जो अगर आप में से कुछ बच्चे हैं जो टीचिंग फील्ड के हैं, सीटेट, यूपीटेट, डीएसएसबी ये सब एग्जाम देते हैं, टीजीटी, पीजीडी, तो आप सभी जानते हैं कि ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स के। अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी क्लोज है, कौन सी फ्रेज है, सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, फंक्शन के बेस पे क्या टाइप्स हैं, उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, किन किन बातों को ध्यान रखना है, क्या क्या आपके कॉमन एरर में क्वेश्चन फंस जाते हैं। फिर सब्जेक्ट प्रेडिकेट को लेकर पूरा हमारा चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो हर बुक का, हर किताब का पहला ही चैप्टर है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश में इस चैप्टर को रिक्वायरमेंट थी नहीं। अगर आप एक बार ढंग से सब्जेक्ट को समझ जाइए दिन पूरा चैप्टर आसानी से निपट जाएगा। बट क्या करें, बच्चे 15-15 दिन बिताते हैं इस चैप्टर में और चीज़ों को रट्टा मारते हैं। तो नो रट्टा, जस्ट समझना है, ठीक। तो कुल मिला के ये आपका सिलेबस है। इसके अलावा फिलहाल मैं इसमें 1-2 चीज़ें और इंक्लूड करना चाहता हूँ, और वो क्या है समझिए। ये थोड़ा अब जो मैं लिखने वाला हूँ ना, फिलहाल ये जो हमारा टीचर प्रोग्राम का प्रोग्राम था उसमें से लिया है मैंने। क्या है देखिए, सबसे पहली बात वर्ड क्लासिफिकेशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो फिलहाल एक दिन का तो है नहीं, कम से कम 3 या 4 दिन लगे जाएगा। वर्ड क्लासिफिकेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वर्ड क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, इसमें क्या पढ़ेंगे, देखो इसमें हम ये पढ़ेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या कि दिया गया वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, कंजंक्शन है। होता है क्या ना, हम में से बहुत सारे बच्चे आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई से कर लेना, हम में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि कैसे पहचाने कोई वर्ड नाउन है, कैसे पहचाने कोई वर्ड एडजेक्टिव है, कैसे पहचाने कोई दिया गया वर्ड एडवर्ब है। और आज हमारे एग्जाम में कि अंडरलाइन किया गया एक वर्ड को, बताइए नाउन एडजेक्टिव क्या है। तो यही पढ़ेंगे कि वर्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ वर्ड गिवन बिलो इज अ नाउन, प्रोनाउन और वर्ड, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। साथ ही साथ काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक कंसेप्ट है ग्रामर का, चैप्टर का कंसेप्ट है, उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शन। ये वर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद इसको भी डील करेंगे। तो ये 2 हमारे चैप्टर ऐसे हैं, या 2 ऐसे कंसेप्ट मान लीजिए जो फिलहाल टीचर्स प्रोग्राम का था, तो मैंने उसको भी शामिल कर लिया फंडामेंटल के अंदर, ताकि चीज़ें काफ़ी आसान हो जाए, सीखना भी सिखाना भी। आई होप आपको एक मॉड्यूल समझ में आ गया कि इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिशन के अंदर जो हम ग्रामर डिस्कस करेंगे उसको हम करेंगे 2 मॉड्यूल के अंदर। पहला ये रहा, दूसरा है डिस्कस करने वाले हैं।
तो जो पहला मॉड्यूल है वो फंडामेंटल के नाम से है, जो कम से कम 12 से 15 दिन लेके जाएगा आपका, मतलब 12 से 15 लेक्चर जाएंगे इसके अंदर। ये वो चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें, इन सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो पहले से आपको होगी, अच्छी बात है, उससे रखिए। हो सकता है तो इनके बारे में आप नेट पे, किताब में, कहीं पर भी आप सर्च कीजिए, पढ़िए, और जो मैं पढ़ाऊँगा तो उस समय आप हो सके डाउट पूछिए। आप मुझसे आर्गुमेंट तभी कर सकते हो जब पहले से आपको नॉलेज हो, बात समझ रहे हो, तभी मुझसे आप डाउट पूछ सकते हो। तो इसलिए जितना हो सकता है पहले से ही नॉलेज को इकट्ठा कीजिए, एंड जब हम डिस्कस करेंगे उस समय अपने डाउट पूछिए। क्लियर? ये तो बात हुई आपका पहला मॉड्यूल। दूसरा मॉड्यूल क्या है, जरा उसको भी देख लेते हैं। दूसरा है हमारा एडवांस एंड प्रैक्टिकल यूसेज। ठीक है, ग्रामर के हमने फंडामेंटल डिस्कस कर लिया, अब इसके एडवांस यूसेज क्या हैं। तो देखो, एडवांस यूसेज का मतलब वही है जो बाकी सारे हम चैप्टर सुनते बातें इंग्लिश में, तमाम 6-7 चैप्टर वही सारे। इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग बात एक पहले पूछना चाहता हूँ। अगर मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आज आपका पहला दिन है इंग्लिश पढ़ने का, अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि भाई इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्या, तो अधिकतर बच्चे बोलते हैं नाउन। तो अगर नाउन तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर इंग्लिश को रट्टा मारना है तो नाउन से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, फिर मेरा ऐसा मानना है कि वर्ब एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। वर्ब, अब ऐसा कैसा है समझना, मैं कहाँ समझाऊँ, ये समझाता हूँ कि जो वर्ब है ना, ये जो ग्रुप है ये वर्ब है। वर्ब एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वाकई में यही एक ऐसा चैप्टर है जो इंग्लिश में सीखने सिखाने वाला चैप्टर है। इससे में दिख जाता है कि बच्चा कितना काबिल है, वो कितना बेहतर परफॉर्म कर सकता है, वाकई में वो लायक है या इसका अपोजिट, आप जानते ही हो, ठीक है ना, क्या है वो। लेकिन बात क्या है, जब मैं आपको वर्ब पढ़ाना स्टार्ट करूँगा बेटा, तो ये अच्छे को समझ में नहीं आता, क्योंकि इसके जो भी हम एग्जाम्पल लिखेंगे वो सभी के सभी टेंस पे डिपेंड होंगे। तो वर्ब को बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले आपको टेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये मान लीजिए कि जो आपका एडवांस प्रैक्टिकल यूसेज है, इसमें सबसे जो पहला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे टेंस, टाइम एंड टेंस, या टेंस बोल लीजिए, बात एक ही है। और ध्यान रखना, ये फाउंडेशन चैप्टर है, ये बात ध्यान रखना, इसको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। और आई होप अगर किसी बच्चे ने किसी भी क्लास में हो, कोई भी कभी भी इंग्लिश पढ़ी हो, तो ये चैप्टर सबने पढ़ा होगा। तो चलिए, जितनी भी आपको नॉलेज है आप टेंस को रखना, और एक तरीका मैं दूंगा टेंस को पढ़ने का, आप देखना कौन सा बेहतर है। और आज का जो लेक्चर है इसके लास्ट में आपके साथ में एक टेंस डिस्कस करना चाहता हूँ, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो पेशेंस बना के रखना, कोई जल्दबाजी मत करना, तसल्ली से नोट बनाना, इनको सबको नोट डाउन करना। और ये जो अपना रहे रजिस्टर, इसे अलग से रखना, बेच के कचरी मत खा लेना, इससे रखना, बुढ़ापे तक काम आएगा, ठीक है ना। आइए, सबसे पहला चैप्टर क्या हो गया, टेंस हो गया। ये फाउंडेशन चैप्टर है। पता है फाउंडेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टेंस पढ़ोगे ना बेटा, तो टेंस के बाद ही एक हमारा चैप्टर है कंडीशनल सेंटेंसेस, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, टेंस पे ही डिपेंड है। और दूसरी बात क्या है, जैसे ही कंडीशनल फ्रेज होगा तुरंत हम पढ़ेंगे मूड। अब मूड भी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और साथ ही साथ तुरंत इसके बाद पढ़ेंगे मॉडल। अब मॉडल पढ़ने के बाद क्या होगा, फिर आएगा वॉइस। वॉइस को आप जानते ही हो, एक्टिव वॉइस या फिर पैसिव वॉइस। और इसके तुरंत बाद एक आता है नरेशन। अब ध्यान रखना, ये जो मैंने चैप्टर यहां से यहां तक लिखे बेटा, ये सब के सब किस पे डिपेंड है, वर्ब पे। सब के सब डिपेंड है वर्ब पर। तो जो मैंने कहा कि सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा वर्ब, इसका मतलब ये नहीं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ना, वर्ब अलग चीज है, आपका देखने का नजरिया अलग है, मेरा अलग है। मेरा वर्ब कहने वाला समझना कि वर्ब तो ग्रुप का नाम हो गया। अब टेंस क्या है, टेंस भी वर्ब की फॉर्म है, तो टेंस भी वर्ब है, बस वो बात अलग है, टेंस को आपने अलग तरीके से पढ़ा आज, लेकिन टेंस वर्ब का पार्ट है। टेंस के तुरंत बाद कंडीशनल आ गया, तो बेटा ये भी वर्ब का पार्ट है। उसके तुरंत बाद चैप्टर आया मूड, ये भी वर्ब का पार्ट है। फिर चैप्टर आया मॉडल, ये भी वर्ब का पार्ट है। फिर आपका आ गया वॉइस, वर्ब का पार्ट है, और नरेशन। तो कुल मिला के वर्ब चैप्टर में समझना, अगर हम वर्ब पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो वर्ब फिनिश कब होगा, जब ये सारे चैप्टर आपके फिनिश हो जाएंगे। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 चैप्टर आपके फिनिश होंगे। और साथ ही साथ एक चैप्टर और ले रहा हूं मैं, फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब।
वर्ब की फॉर्म क्या होती है, इसको लेके भी हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को लेकर काफी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो इतना सारा कुछ पढ़ने के बाद तब जाके हमारा वर्ब चैप्टर फिनिश होगा। तो वर्ब की स्टार्टिंग कब होगी, टेंस से, फिनिश कब होगा, जब ये सारा कुछ हम डिस्कस कर लेंगे। तो जो आपका एडवांस है ना, एडवांस है, इसको मैंने 3 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। पहला ग्रुप ये रहा कि वर्ब वाला पहला ग्रुप हो गया। इसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वर्ब को फिनिश करना है तो टेंस फिनिश कर लीजिए पहले, और ये सारा कुछ वर्ब पे ही डिपेंड है। टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज अ वर्ब फॉर्म व्हिच रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। कंडीशनल जानती हो, मॉडल मूड की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज अ वर्ब फॉर्म व्हिच टेल्स द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। यही डेफिनेशन मॉडल की भी होती है। वॉइस की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज अ वर्ब फॉर्म व्हिच टेल्स वेदर द स्पीकर्स, वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज डूअर और नॉट। ठीक, यही हमारी नरेशन होती है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक, कुल मिला के सारा चीज, ये सारे के सारे चैप्टर हमारे वर्ब पे ही डिपेंड है। तो वर्ब बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलो, एडवांस का ये पहला ग्रुप डिपेंड फिनिश हुआ। अब इसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे नाउन। ये एडवांस का दूसरा ग्रुप होगा। मैं जरा इसको मिटाना चाहता हूं, इधर वाले को, ठीक है ना, ताकि नाउन को यहां लिखूं, समझा दूं। तो एडवांस को फिलहाल मैंने 3 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले तो ये हो गया आपका वर्ब वाला ग्रुप, इसको फिनिश करेंगे। इसको पढ़ने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे नाउन। अब नाउन के बाद क्या है, तुरंत हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। और जिस तरीके से पहले वाले चैप्टर के अंदर टेंस आपका फाउंडेशन चैप्टर था कि टेंस में आपका बेस बन जाएगा, टेंस के बेस पे आप मूड, कंडीशनल, मॉडल, वॉइस, नरेशन, ये सब डिस्कस कर लेंगे, फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये यहाँ देख लेना। इस ग्रुप के अंदर जो नाउन चैप्टर आपका, ये आपका फाउंडेशन चैप्टर है, मतलब ये आपका बेस बना देगा नाउन। फिर पढ़ेंगे प्रोनाउन, तुरंत इसके बाद पढ़ना पड़ेगा हमें आर्टिकल, और फिर डिटरमिनर्स, और तुरंत इसके बाद पढ़ेंगे हम एडजेक्टिव। ये हमारा दूसरा ग्रुप बन गया। ये रहा। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो सबसे पहले नाउन का पढ़ना जरूरी है। आपको प्रोनाउन तभी समझ में आएगा जब पहले नाउन पढ़ रखा हो, आर्टिकल तभी समझ में आएगा जब पहले नाउन डिस्कस कर रखा हो, डिटरमिनर्स का यूज ही हम करते हैं नाउन के लिए, तो इसका मतलब नाउन का डिस्कस होना पहले जरूरी है। एडजेक्टिव का भी यूज करते हैं नाउन के लिए, तो पहले नाउन को डिस्कस करना जरूरी है, तभी जाके ये चारों के चारों चैप्टर हम फिनिश कर पाएंगे। ये हमारा सेकंड ग्रुप हो गया, किसका, एडवांस का। अब यहाँ पे 1-2 ग्रुप और भी समझना। अगला चैप्टर पढ़ेंगे एडवर्ब। एक बात समझो, हम वर्ब को पहले ही डिस्कस कर चुके, एडजेक्टिव को यहां डिस्कस कर चुके, और उसके बाद डिस्कस कर रहे हैं एडवर्ब। तो अब जाके एडवर्ब आपको बेहतर तरीके समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि एडवर्ब का यूज करते हैं वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए। तो वर्ब तो पहले ही पढ़ चुके हम, अब समझ जाएंगे एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब को यूज करते हैं एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए, तो एडजेक्टिव तो पहले ही पढ़ चुके हम, तो अब समझ में आ गया कि एडवर्ब होता क्या है। और एडवर्ब खुद अपने जैसे किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो मीन्स एडवर्ब चैप्टर पढ़ना हमारे लिए बेनिफिशियल तभी होगा जब हमने पहले से वर्ब एडजेक्टिव को डिस्कस कर रखा हो। तो यहाँ तक सारा कुछ डिस्कस हो जाएगा। अब इसके बाद आप चाहो तो एडवर्ब चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो। बात क्लियर। इसके बाद हमारा 2-3 चैप्टर और भी है, जो कि कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। आई होप ये लास्ट वाला जो वर्ड है आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, शायद दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, बढ़िया। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। कंजंक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, फिर हो गया इंटरजेक्शन। अब जो ये जो चैप्टर है 3 हमारे, ये सेग्रीगेटेड चैप्टर हैं, मतलब अलग है, इनसे अलग है। ये चैप्टर किसी दूसरे चैप्टर पे डिपेंड नहीं है। तो इनको समझने के लिए आपको पहले से नाउन आना चाहिए, कंजंक्शन पता होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें जब चाहो तब शुरू कर लो, जब चाहो तब फिनिश कर लो। लेकिन हाँ, प्रीपोजिशन एक ऐसा चैप्टर जो वाकई में अच्छे को हिला चाहिए, अच्छे लोग फंस जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रीपोजिशन सबसे लास्ट में पढ़ी है, ताकि चीज़ों को सीखना और सिखाने में काफ़ी आसानी हो। बात समझ रहे हो, क्योंकि प्रीपोजिशन रट्टा लगवाना तो आसान बात है, लेकिन समझाना टफ बात है। तो बड़ा कुल मिला के ये आपका सिलेबस है। आई होप
सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। अब मैं ये गारंटी तो ले नहीं सकता कि सारा का सारा सिलेबस 3 महीने में 4 महीने में फिनिश हो जाएगा, बट इतनी कोशिश है कि वैसे हम पढ़ें कम, समझेंगे ज़्यादा। बात समझ रहे हो? और ये हमारी कहानी चलती रहेगी। तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ेंगे, 1 बाय 1, जैसा आपको सिलेबस यहाँ लिखवाया गया है ठीक वैसे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डील करेंगे हम। आई होप आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। इस कोर्स के अंदर क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं अगले 3-4 महीने के अंदर सारी बात समझ में आ गई होगी। अब जरा बात करते हैं कि इंग्लिश को पढ़े कैसे, इंग्लिश को सीखे कैसे, और वाकई में क्या तरीका राइट होना चाहिए। बात समझ रहे हो? उसकी शुरुआत करूंगा मैं 2 सेंटेंस के माध्यम से जो मैंने आपसे पूछा था। क्या पूछा था? कि चाय में चीनी कम है, ये सेंटेंस, और इसी बेस पे एक सेंटेंस था कमरे में लाइट नहीं है। तो देखो आप में से बहुत सारे बच्चों ने आंसर कमेंट किया था। तो आइए अब जरा सिखाता हूँ कि इंग्लिश को पढ़ते कैसे हैं, या अगर आप मुझसे पढ़ोगे या मेरे साथ टाइम बिताओगे यूट्यूब के माध्यम से, तो इंग्लिश को लेकर हम किस तरीके से पढ़ेंगे, कैसा पढ़ना चाहिए। चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो एक सेंटेंस था बेटा, चाय में चीनी कम है। चलो मैं हिंदी लिखता हूँ यहाँ पे। पहला सेंटेंस, चाय में चीनी कम है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया था, कईयों को गलत था, कुछ का राइट था। एक बच्चे का आंसर था जिन्होंने मुझे ग्रुप से बाहर किया आंसर देयर, और उन्होंने पूछा था मुझसे कि क्या राइट है, तो मैंने आंसर नहीं बताया। मैंने कहा वीडियो का वेट करो, वीडियो में आएगा। देयर इज लिटिल शुगर इन टी। बेटा ये तो इसका राइट आंसर हो गया, शुद्ध हिंदी की शुद्ध इंग्लिश बन गई कि चाय में चीनी कम है, चीनी का मतलब शुगर, कम का मतलब लिटिल, लगा दिया देयर इज लिटिल शुगर। लेकिन सीखने वाली बात क्या है, जरा मैं यहाँ पे 2 ऑप्शन और ऐड करना चाहता हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है, देयर इज नॉट शुगर इन टी, और देयर इज नो शुगर इन टी। ध्यान रखना, हमने ग्रामर शुरू कर दी है, तो मतलब पढ़ना शुरू कर दिया आज से। अब किस तरीके से पढ़ना है, फिलहाल हिंदी फोकस मत करना, मेरा ऐसा मानना है। होता क्या है ना, हम जब भी इंग्लिश पढ़ते हैं तो या तो हिंदी पर और या फिर उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर हम कुछ ज़्यादा ही फोकस कर लेते हैं। बेटा हिंदी ले डूबेगी आपको, और स्ट्रक्चर तो खैर अलग ही कहानी है इसकी। तो बजाय इस पे फोकस ना करके आप फोकस कीजिए कि उसकी मीनिंग क्या है, सेंस क्या है, मीनिंग पकड़िए। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर के बेस पे राइट होगा लेकिन सेंस के बेस पे रॉन्ग होगा, और यही काम करना है। आज ही आपका होमवर्क है, इस वीडियो को फिनिश होने के बाद कम से कम 3 या 4 सेंटेंस आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे जो स्ट्रक्चर के बेस पे राइट होगा लेकिन मीनिंग के बेस पे रॉन्ग होगा। कैसे, आई प्रूफ करने वाला, मैं खुद दिखाने वाला हूं आपको। इस तरीके से 3-4 सेंटेंस आप ढूंढ कर खुद बना के लिखोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक। और हाँ, कमेंट सेक्शन में लिखना, व्हाट्सएप पे नहीं। कोई कमेंट में करोगे कमेंट आप, तो तुरंत मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और मैं तुरंत उसको एडिट करके आपको रिप्लाई कर सकता हूँ और कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा, ठीक। आइए, तो ये सेंटेंस था, चाय में चीनी कम है। इसका राइट आंसर तो ये रहा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेटा इन 2 को समझना है। यहाँ पे 2 वर्ड देखा हमने, देयर इज नॉट शुगर इन टी, देयर इज नो शुगर इन टी। इन दोनों सेंटेंस में फर्क कहाँ, यहाँ नॉट, यहाँ नो। तो सिंपल सी बात आओ पहले समझ लेते हैं इनमें आखिर डिफरेंस है क्या। देखिए हमारे 2 वर्ड इंग्लिश के, पहला ऑल, दूसरा नो। ये दोनों बताते हैं टोटल को, इनका रेफरेंस टोटल को होता है। बस ये पॉजिटिव सेंटेंस में आता है और ये नेगेटिव सेंटेंस में। तो एक तरीके से मान लीजिए नेगेटिव मतलब 0, तो नो का मतलब क्या होता है, 0। ध्यान रखना, जब भी कहीं नो का यूज किया गया फिर ऑल का यूज किया गया, इनका रेफरेंस हमेशा टोटल से होता है। ऑल आता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, पॉजिटिव सेंस में, नो आता है नेगेटिव सेंस में। तो जब ये नेगेटिव सेंस में होगा तो नेगेटिव सेंस में टोटल का मतलब 0। बात क्लियर है? तो ऐसा बोल लीजिए कि नो का मतलब क्या होता है, 0। जहां भी नो आएगा वहां पे 0 हो जाएगा। लेकिन बेटा नॉट का मतलब 0 नहीं होता, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट 0, मतलब कुछ तो है, समथिंग इज देयर, ठीक है ना, कुछ तो है। तो मतलब बिल्कुल नहीं, यहाँ तो बिल्कुल नहीं, जरा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, कतई भी नहीं। इसका मतलब यहाँ थोड़ा बहुत है, उतना नहीं है जितना चाहिए लेकिन थोड़ा बहुत तो है, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं, अगर बोला जा रहा है कि देयर इज नो शुगर इन टी, कि चाय में चीनी नहीं है और नो शुगर लगा दिया, तो बेटा समझे इसका मतलब चाय में चीनी कितनी है, 0। आप डालना ही भूल गए,
चाय बनाते समय चीनी डालना ही भूल गए, तब बोलोगे देयर इज नो शुगर। कितनी चीनी? 0। लेकिन अगर आपने नॉट लगा दिया है तो इसका मतलब चीनी तो डाली, चाय फीकी रह गई, उतनी मीठी नहीं है जितनी आपको चाहिए। अब ऐसे ही होता है, जब भी हम चाय बनाते हैं तो थोड़ी फीकी रह जाती है। घर वाले क्या कहते हैं, तूने चीनी नहीं डाली क्या, चाय में चीनी नहीं है। बात समझ रहे हो, चीनी डाली है आपने लेकिन फिर भी बोलते हैं चाय में चीनी नहीं है, फीकी है ये। तो इसका मतलब डाली तो है लेकिन फीकी रह गई। अब फीकी का मतलब लिख लो हिंदी में, फीकी, समझ जाना, ठीक। तो कुल मिला के नो और नॉट का फर्क क्या है? नो का मतलब 0, नॉट का मतलब थोड़ा बहुत तो है। तो यहाँ तो चीनी डाली है, उतनी नहीं है जितना आपको स्वाद में चाहिए उसको, ठीक है ना, सफिशिएंट नहीं है, नॉट सफिशिएंट। लेकिन नो का मतलब अंत क्या होता है? नो मतलब 0। इतनी बात समझ आ गई? तो सेंटेंस तो ये भी राइट है, सेंटेंस ये भी राइट है। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि जब इसका मतलब थोड़ा बहुत तो है तो क्या इसकी मीनिंग और इसकी मीनिंग सेम नहीं है? आप चेक करो, क्या पहले सेंटेंस की मीनिंग दूसरे सेंटेंस में सेम नहीं है? अरे पहले सेंटेंस की हिंदी थी चाय में चीनी कम है, तो बेटा वही तो लिखा पड़ा ये। नॉट का मतलब क्या हुआ? 0 नहीं, कुछ तो डाला आपने, फीकी रह गई है। अब फीकी रह गई तो इसका मतलब चाय में चीनी कम है। तो कुल मिला के कम का मतलब नॉट भी होता है, आपको अलग से लिटिल लगाने की जरूरत नहीं है। मैं ये सिखाना चाहता हूँ आपको कि इस सेंटेंस से जो हिंदी निकालते हो चाय में चीनी नहीं है, लेकिन इसका एक मतलब और भी है कि चाय में चीनी कम है, इसलिए सेकंड सेंटेंस की मीनिंग थर्ड सेंटेंस की मीनिंग बिल्कुल सेम है। एक ही बात है, चाय में चीनी कम है, चाय में चीनी कम है, दोनों एक ही बात है। बात समझ रहे हो? एक बात और, जो नीचे वाला सेंटेंस है बेटा ये हमारा नेगेटिव है, ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। अब ये सेंटेंस कैसा माने? पॉजिटिव माने नेगेटिव माने? देखो बाय स्ट्रक्चर पॉजिटिव है लेकिन सेंटेंस ये भी हमारा नेगेटिव है। पता कैसे? जब इसकी मीनिंग सेम है, ये नेगेटिव, तो बाय डिफॉल्ट ये भी नेगेटिव हो गया। बात समझ में आई? हम क्या मानते हैं कि हम मानते हैं नोट कि भाई जहां भी नोट लिखा हुआ है केवल वही सेंटेंस को नेगेटिव बनाएगा। ये तो हिली हुई बात हो गई है, रट्टा मान लिया, बदतमीजी हो गई इंग्लिश के अंदर। बेटा ऐसा नहीं है, चीजों को रट्टा मत मारो, समझो। नेगेटिव का मतलब सिंपल सी बात है, वहां किसी चीज को नकार रहे होंगे, आप निगेट कर रहे होंगे। अब जरूरी थोड़ा ना कि आप नोट लिख के निगेट करो, और भी बहुत सारे तरीके हैं मना करने के। बात समझ रहे हो? तो वही ये लिटिल हमारा नेगेटिव वर्ड होता है, क्योंकि लिटिल का मतलब क्या होता है? लिटिल का मतलब होता है एक तो छोटा होता है, आप सभी जानते ही हो, लेकिन जो मैं समझाना चाहता हूं इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नो। ध्यान रखना, ऑलमोस्ट नो है, कंप्लीट नो नहीं है। अगर कंप्लीट नो होता तो इसकी मीनिंग नो के इक्वल आती, लेकिन ये ऑलमोस्ट नो है, लगभग नहीं के बराबर, तो थोड़ा बहुत तो है। तो वही बात है, लगभग नहीं के बराबर थोड़ा बहुत है, लगभग नहीं के बराबर थोड़ा बहुत है। ये भी आपका नेगेटिव वर्ड और ये भी आपका नेगेटिव वर्ड, दोनों सेंटेंस की मीनिंग सेम है। तो आप में से जिन लोगों ने फिलहाल अपने आंसर कमेंट किए थे, आप खुद चेक कर लो किसका आंसर राइट है किसका रॉन्ग है। बात समझे? ये तरीका था। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो बेटा एक सेंटेंस और देखो और आप बताना कौन सा राइट कौन सा रॉन्ग। मैं बोल रहा हूं देयर इज नॉट इलेक्ट्रिसिटी इन द रूम। अब वही एक सेंटेंस और देखते हैं, सी देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन द रूम। फिर कह रहा हूं बेटा पढ़ने का नजरिया चेंज करो। ठीक होता क्या ना कि हमारी जो पढ़ाई होती है वो होती है डाउट्स को क्लियर करने के लिए, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, लेकिन हमारे साथ कहानी उल्टी है। हम जितना पढ़ते हैं हमें उतने ही डाउट और आते हैं, जबकि डाउट कम होने चाहिए, लेकिन नहीं, हमारे साथ कहानी उल्टी है, उतने ही डाउट और आ जाएंगे। तो इसका मतलब मक्कारी करी है, बदतमीजी करी गई है, या तो पढ़ने में या तो पढ़ाने में। आप सिंसियर नहीं हुए या पढ़ाने वाला सिंसियर नहीं हुआ। तो बड़ा वही बात है, पढ़ाई तभी होती है जो दोनों तरफ से 100% पूरा प्रयास किया जाए, मेरी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। आइए, तो ये दो सेंटेंस है, देयर इज नॉट इलेक्ट्रिसिटी इन द रूम, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन द रूम। हमें चेक करना है कौन सा सेंटेंस राइट। जैसे यहाँ पर नो भी राइट हो गया, नॉट भी राइट हो गया, यहाँ चेक करते हैं। तो बड़ा एक चीज सुनना, अगर बात करो आंसर की तो यहाँ तो ये राइट है, ये गलत है। अब मीनिंग वही है, कमरे में लाइट नहीं है। अब सुनना कैसे, चाय बना रहे हो तो चाय के अंदर चीनी पूरी हो सकती है, चीनी ज़्यादा भी हो सकती है, चीनी कम भी हो सकती है, मतलब चीनी की क्वांटिटी डिफर करती है वहाँ पे, ठीक है ना, अलग अलग चेंज होती है।
लेकिन बेटा ऐसा तो नहीं है कि कमरे के अंदर लाइट होगी तो ठीक है, नहीं होगी तब भी ठीक है, या तो होगी या नहीं होगी। अब ऐसा तो नहीं कि कमरे के अंदर लाइट है आधी नहीं है, थोड़ी है थोड़ी नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अगर आपका मानना कि ऐसा पॉसिबल है तो आपका ये भी मानना होगा कि थोड़ी लाइट है थोड़ी नहीं है, आप तार को पकड़ लो कुछ नहीं होगा तुम्हें। बेटा ऐसा तो नहीं है, लाइट थोड़ी भी हो तो इसका मतलब लाइट है, मीन्स करंट तो है, नचा देगा आपको ढंग से फिर वो, पता चला ना। तो कुल मिला के लाइट कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो थोड़ी हो सकती है, थोड़ी मात्रा में है थोड़ी मात्रा में नहीं है, ऐसा तो नहीं है, या तो होगी या नहीं होगी। तो कुल मिला के नहीं है तो मतलब जीरो, उस वायर में बिल्कुल भी करंट नहीं होगा। ये सेंटेंस आपका राइट है, लेकिन ये बदतमीजी है। तो यही सेंटेंस आपको दिया गया था कि इस सेंटेंस में गलती क्या है, तो बेटा गलती यही है, नोट काट के नो आएगा। और आप में से कई बच्चों ने सही आंसर कमेंट किया था, लेकिन जब मैंने रीजन मांगा तो रीजन नहीं दिया, तो रीजन ये था। ठीक, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। बेटा अगर ये बात समझ में आ गई ना तो देखो मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, इस सेंटेंस में कोई कमी नहीं है, ये गलत साबित हुआ सेंस के बेस पे। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो बिल्कुल राइट है, लेकिन गलत कहां हुआ, सेंस के बेस पे। बार बार कह रहा हूं, आप फोकस करते हो हिंदी पे स्ट्रक्चर पे, उसे बाद में फोकस कीजिए, वो सेकेंडरी चीजें हैं, प्राइमरी क्या है सेंस। अगर कभी ऐसा फंस जाओ कि दोनों में से कोई एक चीज दुरुस्त करनी हो तो ध्यान रखना आप स्ट्रक्चर को सेक्रीफाइस कर सकते हो, होने दो गलत कोई दिक्कत नहीं, सेंस किसी भी कंडीशन पे गलत नहीं होनी चाहिए। कैसे, एक दो सेंटेंस और देखो, इससे को लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके सर के ऊपर से जा रहा हो, भाई कोशिश तो पूरी है कोई चीज ऊपर से ना जाए, पकड़ लेना, बट फिर भी जाए तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है ना। आइए बेटा एक सेंटेंस देखो, क्वेश्चन ई, मैंने लिखा सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, ये सेंटेंस है, सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। ठीक, वहीं इसके बाद एक सेंटेंस और ले लेते हैं, क्वेश्चन एफ। आप कमेंट कीजिए फिलहाल इनमें से कौन सा आंसर राइट है कौन सा रॉन्ग है। ठीक है माना क्लास लाइव तो नहीं है, बट फिर भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है सुनिए। तो आइए मैं ले रहा हूं ऑल बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, और लास्ट मैंने लिया नो बर्ड्स कैन फ्लाई। आपको ये चेक करना है कि इनमें से किस सेंटेंस को राइट मानोगे किसको रॉन्ग मानोगे। फिर बोल रहा हूं ध्यान से, खोपड़ी खोलकर दिमाग का यूज कर लेना, कॉमन सेंस होगी। खैर कॉमन सेंस से बात मत करो, ठीक है, कि कॉमन सेंस बेटा इतनी कॉमन नहीं होती है, वरना ये सब में मिलती है, बट फिर भी अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत है तो कॉमन सेंस का यूज कीजिए, बताइए कि इन तीनों सेंटेंस में से कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। नेक्स्ट आते हैं, तब तक जरा एक क्वेश्चन पहले आ जाओ, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। इस पे ही चलो मैं लिख देता हूं एच, मैंने लिया सम डॉग्स कैन नॉट फ्लाई। क्वेश्चन आई, ऑल डॉग्स कैन नॉट फ्लाई। क्वेश्चन जे, नो डॉग्स कैन फ्लाई। फिर बोल रहा हूं एंगल चेंज करो, तरीका चेंज करो पढ़ने का। 6 के 6 सेंटेंस सबके सब राइट है स्ट्रक्चर के बेस पे, सबके सब राइट है, लेकिन स्ट्रक्चर पे बाद में फोकस करना, पहले करना किस पे, सेंस पे। आइए बेटा मैंने कहा सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, इसको कुछ ऐसा समझना कि मान लो दुनिया के सारे बर्ड है, ये जितनी पक्षी दुनिया में हैं, और सम का जानते मतलब कहता है, सम का मतलब जस्ट अ पार्ट, एक पार्ट शो करता है, सेपरेशन, छोटा सा पार्ट, ठीक है ना। मान ली ये दुनिया के सारे पक्षी हैं, अब मैंने बोला सम बर्ड्स, तो इसका मतलब कुछ उनमें से कुछ, मान लो ये रहा वो पार्ट, ये हो गया सम बर्ड्स, ये है सम, तो बात इनकी हो रही है, सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, कि कुछ पक्षी ऐसे हैं जो उड़ नहीं सकते, ऑब्वियसली है, पेंगुइन बर्ड है उड़ नहीं सकता, शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच बर्ड है उड़ नहीं सकता, तो मतलब दुनिया में ऐसे पक्षी हैं कुछ जो उड़ नहीं सकते। तो जो सम होता है बेटा क्या करता है, ये सेपरेशन शो करता है, एक पार्ट शो करता है कि ये रहा वो पार्ट जिसकी बात कर रहे हैं, तो मतलब ये वो पक्षी है जो उड़ नहीं सकते, लेकिन ये वो पक्षी है जो उड़ जाएंगे। बात सही है, सेंटेंस राइट है, इसके सेंस भी राइट है, बिल्कुल राइट, बात क्लियर। अब आते हैं
हम कह रहे हैं ऑल बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, सारे के सारे पक्षी उड़ नहीं सकते। बेटा देखो ये तो गलत है, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी। हम जानते हैं भाई पक्षी उड़ सकते हैं, और ऑलमोस्ट मोर देन 90% पक्षी ऐसे हैं जो उड़ सकते हैं, केवल कुछ गिने चुने हैं जो उड़ नहीं पाते। लेकिन जो इसकी सेंस निकल रही है ऑल बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, सारे के सारे पक्षी नहीं उड़ सकते, ये तो बदतमीजी कहलाएगी। खैर स्ट्रक्चर के बेस पे सेंटेंस तो राइट है, गलत हुआ किसके, सेंस के बेस पे। और वैसे भी इसके गलत होने का एक रीजन और भी है, हमने क्या डिस्कस किया अभी कि जो ऑल होता है या नो होता है ये बताता है टोटल को। अब ऑल का मतलब ऑल बर्ड्स, इसका मतलब सारे के सारे पक्षी, ये सारे के सारे पक्षी उड़ नहीं सकते, बता रहा है टोटल को। लेकिन हम जानते हैं ऐसा प्रैक्टिकल है नहीं। ठीक, पहला रीजन तो ये हो गया। एक बात और जो बताई मैंने आपको कि भाई ऑल को यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में और इसको यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, इसका मतलब जीरो होता है। हम देख रहे हैं सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, हमने यूज कर लिया ऑल का, तो बड़ा गलत। ऑल को टोटल को बताने के लिए हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करते, बल्कि उसकी जगह हम लगाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। तो एक तो ये गलत हो गया, नेगेटिव सेंटेंस में आया। दूसरी बात इसकी सेंस ही बेतुकी है। ठीक, तीसरे पे आते हैं, हम कह रहे हैं नो बर्ड्स कैन फ्लाई। बेटा जो बात ये बात बोली गई ना वही बात ये बोली गई है, बस हमने ऑल पॉजिटिव इसको नेगेटिव कर लिया। भाई कोई सा भी पक्षी उड़ नहीं सकता, स्ट्रक्चर राइट है। नो का मतलब टोटल, इसका मतलब जीरो, तो कितने पक्षी ऐसे जो उड़ जाएंगे, जीरो। तो मतलब उड़ने वाले पक्षी जीरो हैं, ये तो उल्टी बात हो गई, उल्टी खोपड़ी, दिमाग हिल गया, ऐसा तो नहीं है। इसकी सेंस गलत, तो ये गलत ये गलत, बस पहला राइट हुआ। बात समझ आई? अगर यहां तक सारी बात समझ में आ गई तो जरा इसको भी देखते हैं। मैंने कहा सम डॉग्स कांट फ्लाई, आइए इसका बनाते डायग्राम। मान लो दुनिया के सारे डॉगी ये रहे, और हम जानते हैं सम का मतलब जस्ट अ पार्ट, एक सेपरेशन, छोटा सा पार्ट। मान लो ये वो डॉगी है जो उड़ नहीं सकते, तो हम बोल रहे हैं सम डॉग्स कांट फ्लाई। बेटा इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, बर्ड्स काट कर हमने डॉग कर रखा है। ये सेंटेंस राइट है, लेकिन ये बदतमीजी है, ये गलत है। गलत क्यों है समझ लो। अगर हम कह रहे हैं सम डॉग्स कांट फ्लाई, तो मतलब ये रहे वो सारे डॉगी, इनमें से कुछ डॉगी ऐसे जो उड़ नहीं सकते, कुछ तो मतलब जो बच गए वो उड़ लेंगे, इसका मतलब माने। अगर हमने कहा कि सम बर्ड्स कांट फ्लाई, कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते, तो इसका मतलब जो बच गए वो तो उड़ जाएंगे। वो तो ठीक है, प्रैक्टिकल भी है, पॉसिबल भी है, रियलिटी भी है। लेकिन डॉग के मामले में ऐसा कैसे? अगर हम कह रहे हैं सम डॉग्स कांट फ्लाई, कुछ डॉगी उड़ नहीं सकते, बट हम जानते हैं कोई सा भी डॉगी नहीं उड़ सकता, केवल कुछ नहीं। और कुछ बोला गया तो मतलब कुछ डॉगी ऐसे बच गए जो उड़ सकते हैं, ये तो बदतमीजी कहलाएगी और कुछ नहीं। ठीक, तो ये गलत, सेंस के बेस पे गलत, स्ट्रक्चर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आते हैं, मैंने कहा ऑल डॉग्स कांट फ्लाई। अब इसकी सेंस निकाले तो बात तो सही जा रही है कि सारे के सारे डॉगी उड़ नहीं सकते। लेकिन बेटा एक बात और, ऑल यूज करते हैं टोटल में पॉजिटिव में, सेंटेंस तो नेगेटिव है, ये भी गलत। अब नीचे आते हैं, नो डॉग्स कैन फ्लाई, कोई सा भी डॉगी उड़ नहीं सकता। हम जानते हैं नो का मतलब जीरो, तो उड़ने वाले डॉगी की संख्या कितनी हुई, जीरो, और ये बात राइट है, ये सेंटेंस राइट है। बात समझे? इसका स्ट्रक्चर भी राइट है और मीनिंग भी। तो फिलहाल स्ट्रक्चर के बेस पे सारे के सारे सेंटेंस राइट है। लेकिन देखो ऊपर नो गलत हो रहा था, नीचे नो राइट हो गया। ऊपर सम राइट था, नीचे सम गलत हो गया। यहाँ ऑल गलत था, यहाँ तो ऑल गलत है ही। तो कुल मिला के फिर कह रहा हूँ, स्ट्रक्चर पे फोकस मत कीजिए, फोकस कीजिए सेंस पे, समझने समझाने वाली बात पर, सीखने सिखाने वाली बात पर, ना कि स्ट्रक्चर पे। आई होप यहाँ तक सारे को समझ में आ गया होगा। एक हमारे शायद 2014 या 15 के आसपास सीडीएस में क्वेश्चन आया था, देखो क्या था क्वेश्चन, यहाँ लिख रहा हूँ, कुछ इसी कंसेप्ट पे था वो। क्वेश्चन के ये था, मोस्ट ऑफ द पीपल ब्रीथ ऑक्सीजन। बड़ा सेंटेंस में उस लंबा ही होता था, बट मैंने वो पार्ट ले लिया है जो आपके एग्जाम में आया था। मोस्ट ऑफ द पीपल ब्रीथ ऑक्सीजन। अब एक बात समझना बेटा, जिस तरीके से सम को पढ़ा आपने, बताता है पार्ट को, ऑल पढ़ लिया, नो पढ़ लिया, ऐसे मोस्ट है, समझना क्या है। मान लो ये दुनिया के सारे लोग हो गए, ठीक। मोस्ट का मतलब क्या होता है,
बेटा मोस्ट का मतलब होता है ऑलमोस्ट ऑल, लगभग सभी। और ये ऑलमोस्ट है, परफेक्ट नहीं है, एग्जैक्ट ऑल नहीं है, कंप्लीट ऑल नहीं है, ऑलमोस्ट ऑल है, लगभग सभी। तो मतलब मान लो 100 लोग हैं, तो 100 में से मान लीजिए 95 ये वो लोग हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं। बात समझ रहे हो? तो ऑलमोस्ट का मतलब टोटल नहीं, लेकिन लगभग टोटल के बराबर, लगभग सभी, सभी नहीं लगभग सभी है, ठीक है ना। तो मतलब 5-6 से रह जाएंगे। अगर हम बोल रहे हैं मोस्ट ऑफ द पीपल ब्रीथ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब अधिकतर लोग ऑक्सीजन लेते हैं। अधिकतर कहा गया, सारे नहीं कहा गया। तो इसका मतलब बाकी जो लोग बच गए थोड़े बहुत, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? अगर आप बोल रहे हो मोस्ट ऑफ द पीपल ब्रीथ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ये माने कि कुछ जो लोग बच गए 10-12 वो ऑक्सीजन नहीं लेते, क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा ऐसा तो है नहीं, तो ये बदतमीजी है। क्या करना पड़ेगा? काटो, सिंपल, पीपल ब्रीथ ऑक्सीजन। अब इसका मतलब वही है, सारे के सारे लोग, पीपल इन जनरल। तो फिर बोलने वाला हूँ, चीज़ों को देखो, परखो, समझो। इंसान हो आप, ठीक है ना, रोबोट नहीं हो, खोपड़ी है, आपके अंदर इंटेलिजेंस है, जो वाकई बड़ी खतरनाक चीज़ है वो, अगर आप उसका यूज़ करो तो। ये तो डिफरेंस है आप में रोबोट में। रोबोट में इंटेलिजेंस नहीं होती, आप में इंटेलिजेंस होती है, तो उसका बेहतर यूज़ कर सकते हैं हम। तो वही इंटेलिजेंस का यूज़ कीजिए, देखिए, सोचिए, समझिए। बात समझ आ रहा है? चलो चलते चलते जरा मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहली बात, आपको ऐसे क्वेश्चन लिखने हैं जो स्ट्रक्चर के बेस पे राइट हैं लेकिन सेंस के बेस पे रॉन्ग होंगे। कहाँ कमेंट करना है? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। जितने क्वेश्चन ढूंढ सकते हो आप ढूंढना। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, कल हम क्लास शुरू करेंगे इसी से ही। शुरू करने से पहले मैं आपको ये क्वेश्चन डील करूँगा कल की क्लास में, ठीक? इसका आंसर, क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट, he teaches English and he is teaching English। बेटा दो सेंटेंस है, पहला है he teaches English, दूसरा है he is teaching English। इन दोनों सेंटेंसेस में आपको कितना अंतर दिखाई दे रहा है, कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इन दोनों में क्या अंतर है? और अगर कुछ सिमिलरिटी है तो सिमिलरिटी भी। आप इसको बकायदा ढंग से लिखकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है बस, नो व्हाट्सअप, नो मैसेज, ओनली कमेंट, ठीक? ध्यान रखा, फिर बोल रहा हूँ मैं कि दो टेंस यूज कर रखे हैं हमने, प्रेजेंट का इंडेफिनाइट, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। इन दोनों में कितना डिफरेंस है आपको ये कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में। एक बात और, ये मत लिखना कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस है, ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बेटा आपको भी दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है। लगता है तुम्हें इतना बच्चों वाली बात पूछूंगा मैं इस लेवल पर आकर? हिले हुए हो? सुनना, ये मत लिखना कि ये इंडेफिनाइट टेंस और ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आपको देखो, जो दिखाई दे रहा है वो मत देखो, आप वो देख रहे हो जो दिखाई दे रहा है आपको, और मैं चाहता हूं वो देखो जो मैं दिखाना चाहता हूं। बात समझ रहे हो? इनमें सेंस में क्या अंतर है, कितना अंतर आप बता सकते हो, ये आपको कल या आज कल तक टाइम है, कमेंट करना। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आपको जो फंडामेंटल सिलेबस है वो पूरा स्टार्ट कर देंगे। बात क्लियर है? आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। तसल्ली से इसके नोट्स बनाइए, कोई डाउट वगैरह कुछ भी है तो ग्रुप की जो सेटिंग है फिलहाल बेटा मैंने अभी उसको बंद कर रखा है, ठीक है ना। हाँ, एक काम कीजिए, उस ग्रुप को शांत रहने दीजिए, उसमें आपके बुक्स, नोट्स, टेस्ट वगैरह जाते रहेंगे और आपको काफ़ी आसान होगा ढूंढना। अगर मैंने उस ग्रुप की सेटिंग चेंज कर दी, मैंने ग्रुप को ओपन कर दिया सबके लिए चैटिंग करने के लिए, मैसेज भेजने के लिए, तो बड़ा सिंपल सी बात है, आप उसमें महाभारत शुरू कर दोगे, ठीक है ना। फिर पूरा आपका बॉक्स, मतलब वो ग्रुप भर जाएगा आपके मैसेज से। तो एक काम करेंगे कि जो मैसेज वाला ग्रुप है, एक डिस्कशन वाला ग्रुप अलग से बनाएंगे। तो कोई चीज़ डिस्कस करनी हो, चैटिंग करनी हो, आप उस ग्रुप के अंदर करना, उसमें सेटिंग सबके लिए ओपन रहेगी कि आप कोई भी मैसेज भेज देना, कोई भी डाउट वगैरह भेजना। लेकिन बात रही जो ये ग्रुप बनाया गया अभी A to Z इंग्लिश फॉर ऑल, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। जो नहीं है ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर लेना, और जो दूसरा ग्रुप है बेटा उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर ही, डिस्कशन वाला। तो इन दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो जो आपका ग्रुप है नॉर्मल स्टडी वाला, वो स्टडी वाला रहेगा, उसमें मैं आपको बस चीज़ें भेजूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, ठीक है ना। बुक्स मैंने 1-2 भेज रखी हैं, उन्हें पढ़िए। बाकी मैं खुद बताऊँ कौन सा पेज आपको पढ़ के आना है, कौन सा नहीं पढ़ना, क्या मैं बताऊँ खुद ही आपको, जैसे हमारे कोर्स चलेंगे, ठीक।
हाँ, डिस्कशन वाला ग्रुप अलग से बन जाएगा, उसमें आप डिस्कस कीजिए, जो भी आपके डाउट भेजिए, क्वेरीज है भेजिए। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से, बाय। आज के लिए बहुत